नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को एक बढ़िया तरीके से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसी प्रकार यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपके लिए मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहां से आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 का एक डाउट आया था कि एक बच्चे ने पूछा था, जो हमने कोच हिमकंड पढ़ा था तो उसका जो पैटर्न था उसका पैटर्न आपको इस प्रकार से बताया था कि इस प्रकार से कि जैसे आपका पहली आकृति में 3 थी आपकी भुजाओं की संख्या, फिर आपकी 12 हो गई और फिर आपकी 48 हो गई, इस प्रकार से था। या फिर बताया गया था आपको कि 4 की घात का 3 गुना, ये आपको बताया गया था। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये 4 की घात का 3 गुना कैसे हुआ अभी, कि ये जो पैटर्न है इसको हम 4 की घात का 3 गुना कैसे बोल सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में, मैंने जो लास्ट पार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर का उसमें लास्ट में था। तो सबसे पहले बताओ कि इसको आप 4 की घात का 3 गुना कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आप 4 की घात देखिए, तो 4 की पहली घात आपकी 0 और मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 हमेशा, ठीक है। अब 4 की घात 0 का 1 है और इसका आपका 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। पहला पद हमारा आ गया, हाँ सर कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। तो उसी प्रकार कि 4 की घात 1 क्या आएगा, 4 की घात का 1 का मान होता है 4 और फिर इसका क्या करना आपको 3 गुणा, तो कितना आ गया आपका 12। उसी प्रकार 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 मतलब कि 4 गुणा में 4 मतलब 16, आपका 16 आ गया और गुणा में इसका 3 गुणा 48। तो इसी प्रकार ये क्रम लगातार चलता जाएगा। चाहे तो इस पैटर्न को आपको छिमकण में किस प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है, चाहे तो आप ये लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए आप 4 की घात 3 गुणा का पैटर्न फॉलो होता है। 4 की घात 3 गुणा मतलब यही आपका आएगा 3 12 48, इस प्रकार इसका 3 गुणा होता, सॉरी 4 गुणा होता जाएगा। चीजें क्लियर आपकी। अब आइए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे हमें पढ़नी है रेखाएं और कोण के बारे में, कि रेखाएं क्या होती है आपकी और कोण कितने प्रकार की होती है, ये चीज हम बात करेंगे भी, ठीक है। और गणित की वह शाखा जिसमें आपका आकृतियों का अध्ययन हम करते हैं, आकृतियों के पैटर्न की बात हम करते हैं, उसको बोलते हैं ज्यामिति। और ज्यामिति में सबसे बेसिक चीजें आपको सीखनी होती है, ये आपकी जो बिंदु है आपका, तो आपका रेखाखंड है, रेखा है, कोण है, ये क्या चीजें हैं अभी। तो ये देखिए आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें ये बताया गया है कि इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। ठीक, आधारभूत अवधारणा मतलब बिल्कुल, मतलब इसके बेसिक के बारे में हम जानेंगे कि जहां से ज्यामिति स्टार्ट होती है, बिल्कुल इसकी मूलभूत जो टर्म्स होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। जो मेनली इसमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग है। समतल ज्यामिति क्या होती है, जो आपकी एक प्लेन में होती है। जैसे आपकी सिंपल आपने लाइन खींच दी, न उसकी कोई लंबाई है, न उसकी कोई चौड़ाई है, न कोई ऊंचाई है, ठीक है। तो मतलब जो आपका 1D में, जो मैंने आपको एक विमाओं वाला बताया था ना, जिसकी आपकी सिर्फ लंबाई लंबाई होती है, तो वो आपकी समतल में आती है भी। और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे आप विभिन्न आकृतियों की रचनाओं, उनके विश्लेषण को समझने में सहायता करेंगे भी। तो इसने कहा कि ये जो चीजें हम पढ़ेंगे ना, अब आपके कोण है, आपकी रेखाखंड है, आपकी किरण है, आपकी रेखा है या बिंदु है, इन चीजों से हम जब आगे आकृतियां पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, तो उन चीजों में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करेंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक है और इस बेसिक को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की मैथ में समस्या न आए। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हम बात करेंगे बिंदु की, कि बिंदु हमारा क्या होता है अभी, ठीक है। तो सबको पता है बिंदु मतलब पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट बोलते हैं। कि जब भी हम क्या करते हैं कि कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। आपके पास एक पेंसिल है, एक पेन है, उस पे आपने इस प्रकार कागज पे एक बिंदु अंकित कर दिया, पॉइंट आपने लगा दिया।
इस प्रकार का पॉइंट आपका लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। सिरा जितना नुकीला होगा भी, पेंसिल का सिरा आपका जितना नुकीला होगा, बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा, मतलब उतना ही छोटा होगा। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा भी, ठीक है। इसी से हम जानेंगे कि एक बिंदु क्या होता है। मतलब ये जब ये पॉइंट आया ना, किसी प्रकार से पॉइंट लगा, यही से बिंदु का जन्म हुआ। अब वह बिंदु की परिभाषा की बिंदु कहते किसे हैं, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि बिंदु किसे कहते हैं या बिंदु क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बिंदु एक सटीक स्थान का निर्धारण करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। ये आपकी बिंदु की परिभाषा है, आप याद कर लीजिए। अगर नोट्स बना रहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि बिंदु क्या होता है, एक बिंदु एक सटीक स्थान का निर्धारण करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। मतलब बिंदु हमें किसी स्थान के बारे में बताएगा, बस बिंदु का इतना ही काम है। कोई स्थान का निर्धारण करना है तो हम एक बिंदु लगा देंगे। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। तो ये आपके बिंदु देखिए, आप किस प्रकार से बिंदु बना सकते हैं। जैसे आपने प्रकार की नोक रख दी, पेंसिल का नुकीला सिरा रख दिया, एक सुई का नुकीला सिरा आपने रख दिया, तो जहां पे आप उसको हटाएंगे ना लगाकर, तो वो वहां एक क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें यह अंतर बताने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये कहता है कि यदि आपने किसी कागज पे 3 पॉइंट लगा दी, जैसे आपने जेड लगा दिए, ये बिंदु मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लगाता हूँ। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट कहीं पर भी आपका हो गया। ये चीज क्लियर है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, आप कहेंगे सर कोई अंतर नहीं है। तो इन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन बिंदुओं का अंतर बताना पड़ेगा। और अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, हम इनका नामकरण करेंगे कि इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है, क्योंकि वैसे तो कोई अंतर इनका नहीं है। तो वैसे ही देखिए, यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं, आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ZPT से व्यक्त किया जा सकता है। हमने एक बिंदु का नाम Z रख दिया, एक का नाम T रख दिया, एक का नाम P रखा, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे ये बिंदु, इनका नाम हमने रख दिया। मैं आपसे कहता हूं A लिखिए भी, क्या लिखिए, A लिखिए। तो आप कहेंगे सर कहां पर लिखूं, तो मैं कहूंगा P के पास लिख दीजिए। तो आपने A लिख दिया, P के पास क्या लिख दिया आपने, A लिख दिया। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई। अब P ने क्या किया, सिर्फ आपको जगह बताई है ना, यही आपकी बिंदु की परिभाषा है कि बिंदु क्या करता है, किसी सटीक स्थान का निर्धारण करता है, वह इसकी खुद की कोई लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। ये बिंदु की परिभाषा आपको याद रखनी है। मैं आपको कहूं A D लिख दीजिए, आप कहेंगे कहां लिखें, Z के पास लिखिए, आप Z लिख देंगे। चीजें क्लियर आपकी बिंदु के बारे में, बिंदु आपको पता चल गया, परिभाषा बिंदु की क्लियर, पहला पॉइंट एरिया आपने समझ में आ गया। तो हम आगे वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन बिंदुओं को ZP बिंदु T से पढ़ा जाता है, इसलिए ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन और दी है आपकी, एक और परिभाषा बन सकती है आपकी। तो सिर्फ परिभाषा वही है, ये बिंदु क्या करते हैं, सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए, कि ये मानना चाहिए है ही नहीं। सिर्फ हमने क्या स्थान निर्धारित करने के लिए एक छोटा सा चिन्ह लगाया है, आपका वही क्या होता है, बिंदु होता है। आपको इसने कहा कि अदृश्य रूप की कल्पना करनी चाहिए, मतलब न तो इसकी लंबाई है, न चौड़ाई, न ऊंचाई, तो उसी को क्या बोलते हैं, अदृश्य रूप बोलते हैं। चीजें क्लियर बिंदु के बारे में। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बिंदु समझ में आ गया क्या होता है। एक लास्ट टाइम हम रिवाइज करते हैं, बिंदु क्या होता है। बिंदु किसी सटीक स्थान का निर्धारित करता है और इसकी खुद की न लंबाई होती है, न चौड़ाई और न ऊंचाई इसकी होती है। ये अदृश्य मान के हम इसको चलते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे रेखाखंड की। किसकी बात करेंगे, रेखाखंड की। तो ये कहता है कि अब रेखाखंड आया कहां से भी, ठीक है, कि रेखाखंड कहां से आया। बिंदु तो आपका आ गया था, आपने कोई छोटा सा निशान लगाया तो उसको हम बिंदु कहने लगे। हमारे दिमाग में आया कि हम इसको एक रेफरेंस के तौर पर लेते हैं कि हम सिर्फ एक स्थान का निर्धारण करेंगे। अब रेखाखंड कहता है कि कागज आपने लिया, क्या लिया आपने, एक कागज लिया। कागज के एक टुकड़े को मोड़िए, फिर उसे खोलिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या क्रीज का निशान दिखाई देता है। जो आपका क्रीज मोड़ का निशान पड़ता है ना कागज के बीच में, उसको क्रीज बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं, ठीक है। इस मोड़ से ही एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके दो अंत्य बिंदु हैं A और B।
ये कागज था, आपने इसको ऐसे मोड़ा तो एक लाइन से आपके बीच में दिखाई दिया, आपको एक मोड़ आपको दिखाई दिया, तो इसने कहा कि यहीं से हमारी लाइन की शुरुआत हुई और इसके दो अंत्य बिंदु मतलब जहां पे ये जो करीज है आपकी जो मोड़ था ये एंड होता है, यहाँ एक ए है और यहाँ पे एक बी है, ये इसके दो अंत्य बिंदु हैं। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए, दोनों बिंदुओं के सभी संभव उत्तर मार्ग को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आकृति 2.1, आकृति 2.1 में देखिए आपको क्या बताया गया है कि आप बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलिए, आप किसी को पढ़ा भी सकते ही, कहता है कि आपने दो पॉइंट ले लिए कागज पे ए और बी, आप कहेंगे सर हमने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको अलग से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको चीजें करनी है कि आपने ये पॉइंट लिए, यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी है, ये आपका ए और बी है। आगे ये क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं को संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयास करिए, इसको आपको जोड़ना है भी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं और हम इसको ऐसे करके ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको जोड़ने के, असंख्य तरीके हैं, ठीक है। फिर हमें क्या दिया गया, एक बात बताई गई कि आपको सबसे कम चलना है भी, क्या कर चलना आपको सबसे कम, मतलब न्यूनतम दूरी, दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो हमने इस प्रकार से लाइनें खींच दी थी, ये आपकी क्या जो रेड लाइन से दिखाई गई है, ये आपकी इन दोनों पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यही बातें आपको दिखाई गई है, ए से बी तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है भी, तो हमने यहाँ पर देखा था, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मार्ग दिखाई देगा सबसे छोटा, अगर आप अपनी मैथ की बुक में देखोगे ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। तो ए और बी क्या आपके दो पॉइंट हैं, आप कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड की बात क्लियर हुई आपकी कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो सबसे कम दूरी है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। दोबारा देख लीजिए आप एक बार परिभाषा को कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग आपका रेखाखंड कहलाता है। अब रेखाखंड में क्या क्या चीजें होती है, और देख एक बार से पहले देखिए, इसे ए बी या बी ए से व्यक्त किया जाता है, बिंदु ए और बी रेखाखंड ए बी के अंत्य बिंदु है। अब रेखाखंड के बारे में देखिए, हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो एक बार, फिर हम रेखा के बारे में जानेंगे भी। सबसे पहले रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच में, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है भी, ठीक है। तो ये आपके दो बिंदु थे, इसके बीच में सबसे छोटा मार्ग क्या होगा, ये होगा बिंदु हमने मान लिए बी और सी, ठीक है। और रेखाखंड की क्या विशेषता आपकी, इसमें दो अंत्य बिंदु होते हैं भी, रेखाखंड के क्या मिलेंगे, दो अंत्य बिंदु होंगे। अंत्य बिंदु मतलब एक वहां से जहां से शुरू होगा और एक जहां से अंत होगा, ठीक है। दो चीज आपको पता चली, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, आपको इस प्रकार से लिखना है बी सी और इसके ऊपर ये लाइन लगानी है। ये लाइन ये बताती है बीसी एक रेखाखंड है और ये किसके बीच की न्यूनतम दूरी है, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी बीसी है। आपको आगे बात समझ में, देखिए बीसी तो ये भी है आपकी, मैं यहाँ से लाइन खींच दूं ना तो ये भी बीसी है, लेकिन इस ये जो ऊपर जो आपने लाइन लगा दी तो ये क्या है आपकी, मतलब आपको यहाँ से जाना सबसे न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, सबसे कम दूरी की बात हो रही है, ठीक है। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा मार्ग आपका क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है और इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। ये आपकी रेखाखंड की परिभाषा है। दोनों परिभाषाएं एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, फिर हम बात करेंगे रेखा की भी। किसकी बात करेंगे, रेखा की। एक बार बिंदु की परिभाषा मुझे बता दीजिए कि बिंदु किसी सटीक स्थान का, सटीक की जगह आप निश्चित बोल सकते हैं, किसी निश्चित स्थान का निर्धारण करता है और इसकी न लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। रेखाखंड क्या होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग
आपका रेखाखंड कहलाता है। इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं BC और ऊपर आपको ये लाइन लगानी है। ठीक है, BC लिख सकते हैं, इसको CB भी लिख सकते हैं इस प्रकार, मतलब B और C के बीच में सबसे छोटा मार्ग, चाहे C और B के बीच में सबसे छोटा मार्ग, बात तो आपकी एक ही है। आपका बिंदु क्लियर हो गया, रेखाखंड आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेखा की भी। किसकी बात करेंगे? रेखा की। तो यहाँ पे देखिए रेखा के बारे में बताया गया है। कल्पना कीजिए A और B तक के रेखाखंड को A से आगे एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया है। तो आपके पास क्या था? एक रेखाखंड था। क्या था? रेखाखंड। मैं यहाँ पे बना देता हूं, आपको दिखा समझ में आ जाए। ये क्या है आपका? AB। आपको रेखाखंड में देखने के लिए क्या बता रहे, मैंने दो अंतःबिंदु होने चाहिए। क्या ये रेखाखंड है? आप कहेंगे सर बिल्कुल रेखाखंड है। दो इसके अंतःबिंदु हैं और ये न्यूनतम दूरी है, रेखाखंड है। ये कहता है कि हमने एक ही साइड भी इसको बढ़ा दिया। ये तीर का निशान हमने इसलिए लगाते हैं मैथ में कि ये लगातार बढ़ती जाती है, हमें नहीं पता ये कहां तक है। अनिश्चित इसका विस्तार है। अनिश्चित विस्तार मतलब कि हमें नहीं पता ये कहां पे खत्म हो रही है। और दूसरी दिशा में भी ये लगातार हमें नहीं पता कहां खत्म हो रही है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में इतना ही अंतर है। रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होंगे भी। अंत्य बिंदु मतलब कि वो आपके हमें पता चलेगा कि रेखाखंड कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन जो आपकी रेखा है उसमें आपके कहीं पर भी अंत्य बिंदु नहीं होंगे। रेखा दोनों दिशाओं में आपकी अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा सीखिए क्या दे रखी है कि यह रेखा का एक प्रतिरूप है। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? तो इसने कहा क्या आप एक रेखा की आकृति बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि रेखा तो लगातार चलती ही रहती है। हम सिर्फ क्या है कि तीर का निशान लगा के ये शो कर देते हैं, ये दिखा देते हैं कि ये लगातार बढ़ती जाएगी भी। ठीक है, कितनी लंबी खींचोगे? यहाँ से स्टार्ट करो पूरा बोर्ड आगे तक, कहां तक? वो लगातार रेखा आपकी चलती रहती है। रेखा की लंबाई हम नहीं माप सकते, उसका चित्र हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तक बढ़ती जाती है। आपको आगे बात समझ में? अब हम रेखा को दर्शाते कैसे हैं भी? दो बिंदुओं A और B से होकर जाने वाली रेखा को AB दर्शाते हैं। दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। अब आपसे रेखा की परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है कि रेखा अगर आ जाए, रेखा क्या होती है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि रेखा दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है भी। ठीक है, और इसको दर्शाते कैसे हैं आपको? यदि AB आपकी रेखा है तो आपको इस प्रकार से इसके ऊपर दोनों साइड तीर के निशान लगा देने, ये आपकी रेखा है। आपको आगे बात समझ, कभी तक हम इस रेखा को L ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही दर्शा सकते हैं। L नाम दे दिया, रेखा अर्म दे दिया। ठीक है, एक सिंपल एक अक्षर से हम इसको दर्शा सकते हैं। चीजें क्लियर? वैसे बिल्कुल एक्यूरेट साइड आपका रेखा का ये रहेगा। अब हमारे पास तीन चीजें हो चुकी हैं, कौन कौन सी? ठीक है, तो कौन कौन सी दो चीजें हमारे पास हो चुकी? सॉरी, तीन हो चुकी, एक बिंदु भी। एक क्या है? बिंदु। क्या आपको बिंदु की परिभाषा अब तक याद हो चुकी या नहीं हुई? बिंदु क्या होता है? बिंदु एक सटीक स्थान का निर्धारित करता है, इसकी खुद की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। या फिर सिंपल परिभाषा याद रखिए, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। इसके दो अंतः बिंदु होते हैं। ये चीज आपकी क्लियर? कोई डाउट नहीं? फिर आपने पढ़ा रेखा। रेखा क्या होती है? दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। अब आप इनको लिखने का तरीका देख लीजिए। जो आपका रेखाखंड है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका मतलब AB एक रेखाखंड है। यदि हमने ऐसे लिख दिया AB को, तो ध्यान रखना कि ये आपका इस प्रकार से एक रेखा है। लिखने से आपको पता लग जाएगा ये रेखाखंड है और ये रेखा। बिंदु आपको बता दिया छोटा सा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। ध्यान दीजिए, कोई भी दो बिंदुएं कह देती है रेखा निर्धारित करते हैं, तो उन बिंदुओं से होकर गुजरती है। इसने कहा कि कोई भी जो रेखा है ना, तो उस पे हम दो बिंदु लेते हैं। दो बिंदुओं के द्वारा बता, जैसे A और B हमने बता दिया, तो इसका मतलब जो रेखा है ना
वो ए और बी से होकर जाएगी भी। हमें ए बी रेखा बनानी है ना, तो मतलब हमें उस रेखा पे कहीं पर भी ए और बी दो बिंदु बनाने होंगे भी। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आपकी रेखा ए बी हम ऐसे लिख दे कि बी बिंदु हम यहाँ बना दे और ये ए बना दे। ये रेखा ए बी नहीं है। यदि हमने दो बिंदु लिखे हैं तो वो बिंदु उस रेखा पर होने चाहिए, एक मतलब कि उसके बीच में वो कहीं ना कहीं आने चाहिए। ये इस लाइन का मतलब। क्लियर हुई बात आपको? इसमें तो इतनी मुश्किल वाली कोई बात नहीं थी। ये हमने रेखा लिख रहे हैं ए बी, तो ये दोनों पॉइंट उस रेखा पर आने चाहिए। अब हम बात करते हैं किरण में। किसकी बात करते हैं? किरण। अब किरण का मतलब है कि किरण में एक विशेषता बताई गई है कि किरण में जो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, और या फिर उसको आदि बिंदु बोलते हैं। जहां से किरण स्टार्ट होती है ना, वो आपका प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ वो अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है भी। किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभ बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। अब किरण क्या बताया आपको कि ये एक ही दिशा में विस्तारित होगी भी। जो आपकी रेखा थी वो तो आपकी दोनों दिशाओं में विस्तारित हो रही थी। जो आपकी किरण है वो एक ही दिशा में विस्तारित होगी। और इसको हम अगर हमें किरण लिखना ना ए बी, तो किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे ए बी। और ध्यान रहे कि इसका मतलब है ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी की साइड ये अनंत रूप से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए एग्जांपल भी दिए गए है। आपकी टॉर्च की लाइट यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका आदि पॉइंट हो गया, और ये इस साइड अनंत रूप से जाएगी। उसी प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसी प्रकार ये लगातार चलती रहती है, वो आपकी किरण होती है। किरण की दी हुई आकृति को देखिए। इस किरण पर दो बिंदु अंकित है, ए प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा पी किरण पर स्थित है। तब हम इस किरण को एपी व्यक्त करते हैं। सेम वही बात बताई है कि आपने लिख दी किरण इस प्रकार से एपी। क्या लिख दी? एपी। पहली बात, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपने क्या लिख दिया? एपी। ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और पी क्या है? इस किरण पर कोई अन्य बिंदु है। आपको आगे बात समझ में? आप पी को यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पॉइंट दिखेंगे ना आप, ये दोनों इस पॉइंट लाइन पे ही आपके होने चाहिए, इस किरण पर होने चाहिए। तो किरण क्या है कि एक साइड में विस्तारित होगी अनंत दिशा में, और जो आपकी रेखा है वो दोनों दिशाओं में क्या होगी? विस्तारित होगी। और जो आपका रेखाखंड है वो आपकी निश्चित उसकी क्या होगी? दूरी होगी भी। दो उसमें अंतर बिंदु होंगे, उसका शुरुआती पॉइंट भी होगा और उसका आपको अंतिम पॉइंट भी पता होगा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ आपको चारों चीजों का जो आज हमने पढ़ा है, फिर हम आगे इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे भी। एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आई या नहीं आई चारों चीजें भी। आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बताइए क्या है भी। आप कहेंगे सर ये एक बिंदु है और बिंदु का काम क्या है? किसी स्थान का सटीक निर्धारण करना होता है और इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती, तो बिंदु आपका क्लियर। फिर हम बात करेंगे रेखाखंड की। क्या बात करेंगे? रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटा मार्ग होता है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग आपका रेखाखंड कहलाता है। इसमें दो अंत्य बिंदु होते हैं। अंत्य बिंदु मतलब कि आपका इसमें शुरुआती पॉइंट भी होता है और आपका अंतिम पॉइंट भी इसका होता है। और उसके बाद आपका ए बी, ये क्या है? आपने डायग्राम देखते ही आपको दिखते ही पता चल गया ये क्या है? एक रेखा है। रेखा क्या है? दोनों दिशाओं में क्या होता है कि वो आपकी अनंत रूप से विस्तारित होती है, अनिश्चित विस्तारित होती है, मतलब वो खत्म नहीं होती। और फिर आप बताएंगे कि ये ए बी क्या है आपकी? आप कहेंगे सर ये क्या हमारी किरण है। किरण में क्या होता है कि एक तो आपका शुरुआती पॉइंट बिंदु होता है और दूसरा बिंदु क्या है? अनिश्चित रूप से दूसरी तरफ वो क्या होती है कि आपका अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, उसको हम किरण बोलते हैं। डायग्राम बना दीजिए ए और बी का। ये क्या बनाया मैंने? ए बी। आप कहेंगे सर ये रेखाखंड है। अगर हमें लाइन बनानी है ए बी, तो क्या करेंगे? ए और बी पॉइंट इस लाइन पे होने चाहिए, ए बी। चाहे इसको यहाँ लिख दो। और लिखेंगे कैसे? इस प्रकार इसके एरो के निशान हम लगाएंगे। ये लाइन ए बी है। तीर के निशान दिख रहे हैं ना आपको? अगर आपको किरण बनानी है ए बी, तो आप क्या करेंगे? चाहे इसको इस प्रकार लिख दी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका विस्तारित
पॉइंट है कि बी की दिशा में विस्तारित हो रही है, आपको इसके ऊपर ही दिखाना जरूरी है। चारों पॉइंट क्लियर। तो आगे है इसकी एक्सरसाइज। क्या है इसकी एक्सरसाइज? अगर एक्सरसाइज हम इसी पार्ट में करेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।